आ सकते हैं, आगे आ सकते हैं। कोई बहुत पीछे वाले आ गए हैं तो भी आ सकते हैं। हमने इससे ज़्यादा नहीं बुलाया कोई। नहीं, अरे ज़्यादा ज़्यादा कम कर रहे हो भाई, इतना कम भी नहीं, थोड़ी दूरी बना के रखो। कुर्सियाँ वहीं रहने दो, बस उस पर पिछली छोड़ के आगे आ सकते हैं। कुर्सी जहाँ रखे वहीं ठीक है। तो मित्रों शुरू करें। पहला विषय तो यह है कि जो आप लोगों की उत्सुकता थी वो आज खत्म कर दी हमने, हैं? यानी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने अब तो अभी अपने स्थान पर जहाँ कहीं होंगे उनको कौन सा पता था, उनको कौन सा पता था कि भी ये सब होगा और मुझे चंडीगढ़ होना है। वो आज झज्जर थे, मेरी अभी फ़ोन पर बात हुई, तो अभी जैसा कार्यक्रम आगे बनेगा वैसा देखेंगे। आज जिस विषय को लेकर के आपसे चर्चा करने का मन हुआ है वो ये है कि हमारा एक पिछले 6 वर्ष का अनुभव ये है, कुछ नए नए विषय और आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बातें करने का एक सिस्टम हमने बनाया हुआ है। कुछ अभ्यास ऐसा बन गया शुरू में कि कुछ चीज़ें हमने ठीक करनी है। पुराने ढर्रे पर जो चीज़ें चल रही हैं उससे कोई समाज के विभिन्न वर्गों का भला नहीं हो रहा। तो हमने पिछले 6 वर्षों में लगातार नए नए प्रयोग किए और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि उसमें से अधिकांश इतने सफल गए हैं कि जनता ने उनको सराहा है। कई बार तो अनिश्चितता होती है ना, जो अनिश्चितता होती है उसमें लोगों को थोड़ा डर सा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो उसके पीछे जिसका दिमाग चलता है, जो उसको फॉर्मेशन में लाता है, उसका अपना एक विश्वास होता है। हमारा विश्वास है, चाहे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हो और चाहे हम प्रदेश में काम करते हैं, जितने नए काम किए उसमें सब में हमको लाभ मिला। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान था, चाहे गुड गवर्नेंस के नाते से हमने नए नए प्रयोग किए, और चाहे आज भी हम कर रहे हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये हमने शुरू किया। अभी हम परिवार पहचान पत्र की नए विषय को लेकर के आ रहे हैं। हम पारदर्शिता के नाते से नौकरियों का हमने मेरिट के ऊपर किया। ट्रांसपेरेंट एक ट्रांसफ़र पॉलिसी हम लेकर के आए जो समाज जीवन को प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं। केंद्र सरकार जीएसटी लेकर के आई, नोटबंदी की, उसका भी कुछ आलोचना होती रही होगी भले ही, लेकिन काला धन उसमें से काफ़ी बाहर निकल करके आया। इसी प्रकार जो भी नए प्रयोग किए उन सब का लाभ हमको हुआ है। अब एक विषय जिसकी चर्चा मैं करूँगा वो है किसानों की फसल और किसानों का व्यवहार, उनकी आय को बढ़ाना। इसके लिए नए नए जो कार्यक्रम आ रहे हैं, नए ऑर्डिनेंस भी जारी हो रहे हैं। उसमें 2 ऑर्डिनेंस की बहुत बड़ी चर्चा अब सारे देश भर में है, क्योंकि हमें पता है कि ये हम किस लिए कर रहे हैं। ये किसान के इंटरेस्ट में कर रहे हैं, किसान के भले के लिए कर रहे हैं। लेकिन किसान का जिस प्रकार का जो लेवल है हमारा, उसको बहकाने के लिए कुछ लोग बहका देते हैं, तो बहकावे में शुरू में थोड़ी देर को आ ही जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब लाभ मिलता है तब उनको लगता है कि ये तो चीज़ ही कुछ और थी। जैसे इस बार कोविड में मंडियों का हमने इस प्रकार से एक खरीद केंद्रों की जो संख्या बढ़ाई। गेहूं के 450 खरीद केंद्र थे, हमने 1800 किए। सरसों के 100 के लगभग थे तो हमने 250 किए। पेमेंट सीधी किसान के खाते में कैसे जाए, थोड़ा आड़तियों के साथ बातचीत भी करनी पड़ी, कुछ उनकी नाराज़गी भी उठानी पड़ी, बैंकों से बात करनी पड़ी। थोड़ा पेमेंट में जहाँ 3 दिन में 4 दिन में मिल जानी चाहिए पेमेंट, उसमें 10-10 12-12 दिन भी लगे, क्योंकि पहली बार का प्रोसेस था। उन सब अड़चनों को दूर किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ट्रांसफ़र सब हो रहे थे। लेकिन आज किसान प्रसन्न है कि कभी उसने
लाखों रुपया फसल बिकते ही अपने खाते में नहीं देखे थे। जो कुछ जाता था वो आड़ती के खाते में जाता था, उसको ये नहीं पता होता था मैंने कितने पैसे पहले के देने हैं, कितने मेरे कट जाएंगे, कितना उसके ऊपर ब्याज कट जाएगा, और कितना आगे के लिए भी मेरा पैसा वहाँ रख लिया जाएगा, भी आगे तुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तो धीरे धीरे लेते रहना। दिखाया तो ये जाता था ये सब किसान की मर्जी से, लेकिन हमको पता है कि वो किसान की मर्जी से नहीं होता था, उसका तो एक दबाव होता था। उसमें से बहुत बड़ा एक जो अंश है उसके उत्पाद का वो उसमें निकल जाता था। अब चूंकि किसान की आय डबल करनी है तो कुछ व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेंगी। उन व्यवस्थाओं को बदलने में जैसे अभी 2 जो नए ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, उसमें एक ऑर्डिनेंस है कि जो मूल्य आश्वासन और किसी सेवाओं के करारों के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश 2020, इसको जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट था उसी के अनुसार एक, क्योंकि पहले वो एक्ट मॉडल जो भेजा गया था प्रदेशों को भेजा गया था कि प्रदेश इसको अपने हिसाब से एक्ट को लागू करें, लेकिन प्रदेशों में हमको पता है कि एक किसान राजनीति चलती है और उस किसान राजनीति में उसका लाभ होना है कि नुकसान होना है। कुछ ऐसे संगठन बने हुए हैं जो उनका विरोध वहाँ पर करना शुरू करते हैं। किसान राजनीति अपने प्रदेश, अपने देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग टाइप से उसकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन सारे देश में एक जैसी व्यवस्था जब तक नहीं बनेगी तब तक उसका होना संभव नहीं है। कुछ प्रदेशों ने अपनी ओर से कंसेंट भेजी कि हाँ इसको लागू कर देते हैं, कुछ प्रदेशों ने कहा कि नहीं हमारे यहाँ कठिनाई आएगी, किसी ने कहा आज लागू करेंगे, किसी ने कहा 6 महीने बाद लागू करेंगे, किसी ने कहा 2 साल बाद लागू करेंगे। ऐसी कमिटमेंट्स आई। तब केंद्र ने विचार किया कि नहीं, ये जो विषय है क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में है, इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है। तो केंद्र ने उस अध्यादेश को ला करके सारे देश भर में एक जैसे एक ही समय पर सारी चीज़ें लागू होंगी, तब इसका लाभ हो जाएगा। तो इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से किसान को एक पारदर्शी तरीके से अपनी खेती करना, खेती की लागत और खेती में वो उत्पाद किस प्रकार से वो बिकेगा, उसका खरीदार, वो खरीदार की कीमत और लाभकारी मूल्य वो क्या देगा। तो ऐसे सारे, चाहे वो व्यापारी हैं और चाहे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, चाहे एग्रो इंडस्ट्री के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके साथ वो खुले रूप से यानी उस ज़मीन को, उस अपने उत्पाद को वो बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है। अभी तक उसके ऊपर क्या लागू था कि वो केवल मंडी जो निर्धारित है, जो उसका एरिया तय है, उस एरिया के अंदर ही आकर के बेचेगा। लेकिन अब उसको छूट दे दी गई है कि किसी के साथ भी वो करार कर सकता है बेचने का, और फसल बोने से पहले भी कर सकता है, और न केवल फिजिकली आके कर सकता है, ई एग्रीमेंट भी कर सकता है। कहीं का व्यक्ति खरीदार और कहीं के किसान से कर सकता है, और किसान भी सामूहिक रूप से, एक किसान अगर नहीं भी कर पाता, छोटे किसान हैं, तो किसानों का समूह बना करके, एफपीओ बना करके, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है, वो सब मिल करके 10-20 फार्मर मिल करके भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, और उसको वहीं वो खरीदार जो है उसके घर से आकर के ले जाएगा। उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी उससे बचती है। हाँ, इसमें से जो फसल है उस फसल की क्वालिटी कंट्रोल के लिए सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो जगह जगह इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी कि जो उस फसल की क्वालिटी सर्टिफिकेशन ये करेंगे, और उस क्वालिटी सर्टिफिकेशन के आधार के ऊपर उसको ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। तो कोई भी उस क्वालिटी का जो माल है वो किसी भी भाव से खरीद सकता है, कोई उसका फिक्स रेट नहीं रहेगा। विषय आया जिसके बारे में प्रचार किया जा रहा है और अभी भी किसानों के अंदर उस बात को हवा दी जा रही है कि इससे एमएसपी खत्म हो जाएगा। ये केंद्र सरकार ने तय कर दिया है कि जो एग्रीमेंट होंगे वो एमएसपी या इससे ऊपर होंगे, एमएसपी जारी रहेगा। अगर किसी फसल का कोई खरीदार नहीं आता है, जो 17 फसलों के एमएसपी लागू किए हुए हैं, उस एमएसपी पर मंडी में तो खरीद होगी ही होगी, मंडियां रहेंगी, मंडियों में कोई व्यवस्था नहीं बदलेगी। लेकिन अभी तो हर एक किसान की मजबूरी है कि केवल मंडी में ही ले जा सकता है, और मंडी का जो आड़ती है केवल वही लाइसेंसधारी है, वही उसी के माध्यम से चीज़ बेची जाएगी।
अब किसान कहीं भी बेच सकता है। वो अंतर्राज्यीय बाजार में बेच सकता है, वो अपने प्रदेश में बेच सकता है, एक्सपोर्ट भी कर सकता है। यानी उसके ऊपर ये बंधन भी अब खत्म हो गए हैं। तो अगर उसको लाभ ज़्यादा मिलता है एमएसपी से भी, तो अपने घर बैठे कहीं भी वो बेच सकता है। और चूंकि अब अलग अलग प्रदेश में फसलें अलग अलग प्रकार से होती हैं, कोई फसल कहीं बहुलता हो गई तो वहाँ बहुलता वाले प्रदेश के अंदर तो खरीदार मिलते नहीं, घाटे में चीज़ चली जाएगी। कभी हमने एमएसपी में मानो लेट शुरू कर दिया खरीदना, तो उसके पहले, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि केवल उसी मंडी में ले जाके बेचेगा, मंडी में लिमिटेड आड़ती होंगे, लिमिटेड खरीदार होंगे, उसकी फसल उस समय तक नहीं बिकती जब तक एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती। अब वो बाहर जो है किसी भी जगह का व्यापारी उसकी चीज़ सारे देश भर का वो खरीद सकता है। ई नैम मार्केटिंग जो व्यवस्था की है, सब मार्केट्स को, मंडियों को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। मंडियां तो आपस में ई नैम के माध्यम से करेंगी, लेकिन उसके बाहर भी एग्रीमेंट अपने आप भी ऑनलाइन कोई किसी प्रकार से कर सकता है। ये इसका मुख्य रूप से ई नैम, ई क्या है, नैम से क्या बनता है, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। और इसमें एक जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की धाराएं भी कुछ कम की जा रही हैं। पहले उसमें हर एक फसल के ऊपर यह था कि कोई व्यापारी इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता, अब उसको भी छूट दी जा रही है, क्योंकि ओपन मार्केट में कोई भी खरीदता है, उसको लगता है कि फ्यूचर में इसका रेट महंगा होगा, तो उस महंगे रेट का अगर होर्डिंग वाले को फायदा होगा, तो किसान भी अगर स्टोर करता है, किसान को भी ये स्थिति बन सकती है कि वो अपना माल ज़रूरी नहीं है कि पैदा होते ही खेत में अगर आज है तो कल उसने मंडी में लेके आना है। अगर किसान अपनी व्यवस्थाएं वेयर हाउसिंग के माध्यम से, क्योंकि बड़े लेवल पर वेयर हाउसिंग, बड़े लेवल पर कोल्ड स्टोरेज, जो पेरिशेबल आइटम्स हैं वो कोल्ड स्टोरेज में भी स्टोर की जाएंगी, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएंगी। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभी जो आत्मनिर्भर भारत में 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया गया है, उसमें 1 लाख करोड़ रुपया इन चीज़ों के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिजर्व रखा गया है। उस 1 लाख करोड़ रुपए में मानो यही आधुनिक प्रकार की कुछ मंडियां बनाई जा सकती हैं, वेयर हाउसिंग बनाए जा सकते हैं, ड्रायर यूनिट लगाए जा सकते हैं, और कृषि से संबंधित क्या क्या चीज़ें होंगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, कौशल जी? इंफ्रास्ट्रक्चर में अप्रोच भी होगी सर, अप्रोच रोड्स, मंडी भी होगी। मंडियाँ तो जैसे पहले हैं बनी हुई, लेकिन अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है, वेयर हाउसिंग हमारे यहाँ बहुत कम है। कोई भी किसान वेयर हाउसिंग में अपना जाके सामान रख सकता है, जब चाहे साल भर में बेचेगा। उसके बदले में अगर उसको पैसे की आवश्यकता होगी तो वो उस सामान को बैंक के माध्यम से उसका एडवांस ये ले सकता था कि उसका पैसा उसको मिल जाए, एक पार्शल उसको पेमेंट हो जाए, उसका काम ना रुके। एक प्रकार से ये कहा जाए कि किसान को भी व्यापार करने की और आगे बढ़ाने के लिए सुनहरी अवसर है। किसान अपना व्यापार खुद अपनी प्रोडक्ट का ये करे, ये इसमें से इस मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं के घरानों के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण, इसके नाम से यह अध्यादेश। अब आपके माध्यम से इसलिए आज कहने की आवश्यकता पड़ रही है, कुछ लोगों ने थोड़ा अग्रेसिवनेस दिखाई हुई है, खास करके हरियाणा पंजाब में, कि नहीं इस अध्यादेश का विरोध किया जाए। तो अगर हम किसान के इंटरेस्ट में ये बातें हैं, ये किसान को पता लगती हैं, तो किसान को लगेगा एक अच्छी नई चीज़ हमारे लिए आई है। और उस विरोध के कारण से अगर कहीं इस अध्यादेश की खिलाफत होती है तो नुकसान किसान का होगा, इसमें और किसी का नुकसान नहीं होगा। बाकी सिस्टम तो अपने सब चल ही रहे हैं। ऐसे आदान प्रदान में जो एग्रीमेंट होंगे उसके अंदर कहीं भी उसकी जो जमीन है उसके लिए उसका विक्रय या पट्टा या गिरवी, क्योंकि उनके एग्रीमेंट पैसे के लेन देन के भी होंगे कि हमारे लिए 20 एकड़ आप लोग इस फसल की बुआई करो, कोई एक एग्रीमेंट कर सकता है व्यापारी या जो फूड प्रोसेसिंग का आदमी, उसको टमाटर चाहिए तो 50 एकड़ टमाटर बिकवाने के लिए हो सकता है, उसको एडवांस करें। तो एडवांस अगर करेगा तो उस एडवांस में उसकी ज़मीन का पट्टा, गिरवी, बिक्री ये नहीं कर सकेगा। केवल जो उसका प्रोड्यूस होना है उस प्रोड्यूस के बदले में वो उसको एडवांस करेगा, और जो उसका प्रोड्यूस बिकेगा उसमें से एडवांस काट करके बाकी पेमेंट उसके अकाउंट में जाएगी।
और इसमें आड़ती भी यदि इस प्रोसेस में आकर के एक व्यापारी के नाते जो एग्रीमेंट फूड प्रोसेसिंग के नाते से करना है, वो भी खरीदार बन करके एग्रीमेंट कर सकता है। और खरीदार बन करके करेगा तो जिस भाव में करेगा एग्रीमेंट, उस भाव से उसका सामान लेगा और उसी एग्रीमेंट के हिसाब से उनके पैसे का लेन देन होगा। वो उसकी फसल का खरीदार बन करके उठा के अपना स्टोर करेगा। यानी कमीशंस और आड़त और एक प्रकार का ये जो किसान के ऊपर पड़ने वाला बोझ, ये कम हो जाएगा। इसमें एक विषय ये भी है कि कहीं ना कहीं सरकार को या मार्केटिंग बोर्ड को मिलने वाला रेवेन्यू वो भी प्रभावित होगा हमारा। मंडियों से बाहर जो बिक जाएगा, जो एग्रीमेंट हो जाएंगे, उस पर हमें नहीं मिलेगा कुछ भी। मंडी के अंदर अगर आके कोई बिकेगा और कोई खरीदेगा, उस पर वो फीस अभी चालू रहेगी। तो निश्चित रूप से कुछ हिस्सा तो बाहर जाएगा ही, जिसका एमएसपी से ऊपर रेट बाहर मिल जाएगा वो बाहर जाएगा। जो रेट एमएसपी से ऊपर बाहर नहीं मिलेगा वो मंडी में आके बिकेगा, तो मंडी में वो जो रेवेन्यू है वो एज इट इज बचा रहेगा। ऑनलाइन की बात मैंने कह दी, सब सर्टिफिकेशन की बात हो गई। किसान को जो बड़ा लाभ होने वाला है, आज वो परंपरागत फसलों के उसमें ही लगा हुआ है कि जैसे हरियाणा में एक निश्चित फसलें हैं, धान बोना है, अब जीरी लगानी है, अब गन्ना है या कपास है, एक 5-6 फसलें ट्रेडिशनल फसलें हैं। लेकिन मांग के हिसाब से अगर हमारी ज़मीन उन फसलों का उत्पादन कर सकती है जिस फसल का सारे देश भर में ज़रूरत है, तो सामने खरीदार के साथ एग्रीमेंट करते हुए उन फसलों पर जाना, यानी डाइवर्सिफिकेशन की जो चॉइस है वो किसान को ज़्यादा हो जाएगी। और डाइवर्सिफिकेशन तभी करेगा किसान जिस फसल के लिए उसको कीमत ज़्यादा मिलेगी। किसान की फसल कौन सी ज़्यादा होगी, ये हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे साइंटिस्ट और इन सारे विषयों से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग या हमारा जो कृषि विभाग में जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके जिम्मे ये रहेगा कि किसान का जो सॉइल हेल्थ कार्ड के हिसाब से उसकी भूमि की जो उपयोगिता है उसके हिसाब से फसलें उसको बताई जाएंगी। तुम्हारे इस ज़मीन में ये फसलें हो सकती हैं, क्योंकि आज किसान को उन चीज़ों की ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब हम सबको सॉइल हेल्थ कार्ड ये देने जा रहे हैं। अभी तक 2.5 एकड़ के एक पैच का, यानी 1 हेक्टेयर के पैच का एक सॉइल हेल्थ कार्ड का नमूना 3 साल के लिए लिया जाता है। हम उसका प्रावधान कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी सोच रही है कि उसको 1 एकड़ कर दिया जाए, अर्थात और उसका छोटा एरिया करके उसके पैच ले करके और सर्टिफिकेशन उसकी की जाए। और ये सर्टिफिकेशन, ये जो उसका पैरामीटर्स क्या हैं उसके ज़मीन के, इसको अब हम उसका जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उस रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर दर्ज करने वाले हैं। जैसा हम हर एक ज़मीन, पूरी ज़मीन का, हर एक एरिया का डिजिटलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड ये कर रहे हैं, और उसमें हर एक एकड़ के सामने लिखा होगा कि इसकी सॉइल की क्वालिटी ये है। इसके लिए लैब्स जो खोलने जा रहे हैं हम, लैब्स कुछ खुली हुई लेकिन अभी बहुत कम है। इसके लिए हम जो स्टूडेंट्स की केमिकल लैब्स, केमिस्ट्री के लैब्स हैं, कॉलेजेस एंड स्कूल्स, उनके अंदर ये प्रावधान कर रहे हैं कि एक सॉइल लैब टेस्टिंग के लिए वहाँ के इक्विपमेंट रखा जाए, बच्चों का प्रैक्टिकल हो जाए, और हर एक किसान को वहीं अपने गांव में आसपास जहाँ कॉलेज स्कूल है वहाँ उसकी लैब टेस्टिंग के माध्यम से ज़मीन की क्वालिटी पता लग जाए। उसका एक सर्टिफिकेशन कॉलेज भी दे सकेगा, क्योंकि बहुत सिंपल है सॉइल टेस्टिंग और वाटर टेस्टिंग। बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट कर सकता है ऐसा नहीं है। निश्चित से पैरामीटर हैं, ज़मीन में कुछ वो उसको पानी डाल करके कुछ घोल डाले जाते हैं, उस घोल के हिसाब से पता लग जाता है कौन सा एलिमेंट कितना है, तो उसकी क्वालिटी तय हो जाती है। तो हम स्कूल कॉलेजेस को भी इसमें, बल्कि जैसे अर्न वाइल यू लर्न, ये जो एक हमने दिया हुआ एक स्लोगन, उसको भी इससे जोड़ेंगे ताकि थोड़ी सी आमदन स्टूडेंट की बन जाए। अर्न वाइल यू लर्न, तो हमारे यहाँ 70 लाख एकड़ ज़मीन है, तो 70 लाख एकड़ 3 साल में एक बार उसका सर्टिफिकेशन करना ही करना होता है। तो ऑन एवरेज
23-24 लाख एकड़ हर साल करनी पड़ेगी, ताकि 70 लाख हर तीसरे साल उसका दोबारा से। अब चूंकि कुछ ये टेक्निकल सी बातें हैं, हर एक किसान को इतना जल्दी आसानी से शायद समझाने में हमको कठिनाई आएगी। तो एक बड़ी योजना, इसका मैंने पिछली बार किसी एक वेबिनार में या आपके सामने जिक्र किया था, उसका जिक्र फिर कर देता हूँ। बहुत जल्दी उसको प्रैक्टिकल करेंगे, उसका मतलब प्रैक्टिकल लेकर के आएंगे उस योजना को। वो है किसान मित्र योजना। 17 लाख किसान हैं हमारे हरियाणा में, इतना ही ना जी सर। 100 किसान के ऊपर एक मित्र, किसान मित्र, इसकी नियुक्ति हम करेंगे, बताया था मैंने। तो वो जो किसान मित्र होंगे वो पढ़े लिखे किसान हैं, प्रोग्रेसिव किसान हैं, साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हैं, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, या कुछ वॉलंटियर्स जो इन कामों को करने के लिए आगे आएंगे। किसान छोटा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसकी समझदारी इतनी है कि वो आगे आ सकता है, पढ़ा लिखा किसान है। तो ऐसे 17,000 लोगों को लाएंगे जो हर 100 किसानों का वॉलंटरली उनकी सहायता करेगा। किसान मित्र माने कोई उनको हम अलग से एम्प्लॉयमेंट देने वाले, ऐसा नहीं है, लेकिन वो वॉलंटरली किसानों को संभालेगा। कई जो विषय हैं जिसके ऊपर काम करेगा। एक तो हर एक किसान की फसल के नाते क्या बोना क्या नहीं बोना, उसका सहायता सहयोग करेगा, उसको सलाह देगा। दूसरा उसका जो उसकी जो आमदन है, उसकी इनकम है, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो देखेगा। उसकी लागत कितनी आती है, कैसे कम हो सकती है, और इस हिसाब से जब ये ऑर्डिनेंस जारी हो जाएगा तो इसके बाद उसकी आमदन कैसे बढ़ सकती है। तो ये जब 17,000 लोगों की भी ट्रेनिंग हम करेंगे, उसके लिए थोड़े ट्रेनर चाहिए, लेकिन 17,000 लोग आगे फिर 100 लोगों के साथ बड़ा संबंध रख करके उनको एजुकेट करेंगे। तो इस प्रकार से एक ये योजना भी हम लेकर आ रहे हैं। एक दूसरा एक्ट है जो ऑर्डिनेंस आएगा, किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण अध्यादेश। पहले मंडियों वाला है, ये मंडियों वाला है, ये तो पहले बताया। और जो पहले वाला है उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, यानी उसमें तो यह है कि फार्मिंग के लिए जिन्होंने उसकी बेच खरीद करनी है पहले से एग्रीमेंट कर लेंगे, एक प्रकार से वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। ये मंडियों का है, दोनों ही, हालांकि मैंने चर्चा पहले कर दी है। मंडियों में वो लोग यानी स्वतंत्रता होगी, कहीं भी जाकर के बेच सकते हैं, जहां उसको सही अपना दाम मिलेगा वो मिलेगा। और इसके लिए जो कृषि उत्पादों का जो व्यापार है उसमें लाइसेंसिंग अब बहुत कम कर दी जाएगी। इसके लिए भंडारण, प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, इसमें निवेश करने वाले जो लोग हैं वो आगे आएंगे। सरकार भी इसमें निवेश करेगी, जैसे मैंने वो बताया है कि 1 लाख करोड़ रुपए का उसमें रखा है। ऐसा वो तो सारी योजनाएं जब हम बनाएंगे, वो हमारे से डिमांड मांगेंगे, तो उस डिमांड के हिसाब से सैंक्शन मिलेगी। अभी तो सारी चीज़ ये प्लानिंग है, इस प्लानिंग में सारे देश भर के लिए इतना रखा गया है। वो हर एक आइटम के लिए कितने हमने, जैसे मानो हमने साइलोज बनाने हैं, तो अभी तो हमारे एक साइलो है अडानी का, कैथल जिले में है, लेकिन अभी हमने आगे कितने साइलोज की योजना सोची है? 3-4 तो बन रहे हैं इस वक्त। 4 बन रहे हैं, लेकिन टोटल भी एक प्लानिंग हमने कुछ बनाई थी। 14 थे शायद। 14 जगह साइलोज, 3-4 तो बनने शुरू हो गए हैं, उसके लिए ज़मीन ढूंढ रहे हैं कि 14 जगह साइलोज। अब जब साइलोज बनेंगे तो किसान को छूट होगी, सीधा साइलो में ले जाए और वहीं उसकी सारी प्रोसेस, साइलो में तो सब ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है, कोई उसमें भरत नहीं करना पड़ता, कोई ऑटोमेटिक तुलाई हो जाती है, सफाई हो जाती है, बाद में साइलो में चला जाता है ओपन, और साइलो से ही निकल करके डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एक विषय और इसके साथ मैंने जोड़ना है कि जब ये भंडारण में लोग भंडार कर सकते हैं, और एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट में जो मैंने बताया कि उसमें थोड़ा छूट मिलने वाली कि कितना ही भंडारण करो,
इसमें आम आदमी के दिमाग में लोग डालना शुरू करेंगे कि इससे चीज़ें महंगी हो जाएंगी। उसमें उनको डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि उनका जो पीडीएस का सिस्टम है, जो राशन वितरण है, वो जो सरकार की ओर से चल रहा है वो निश्चित चल रहा है। वो किसी भाव कोई चीज़ बाहर हो जाएगी मार्केट में, उसका उस पर असर नहीं पड़ने वाला। वो तो जो पीडीएस के माध्यम से उसको निश्चित राशन निश्चित कीमत पर मिलता ही रहेगा। अगर कोई गैप आएगा तो वो सरकार के ऊपर जाएगा। ये तो उसके अतिरिक्त सरकारी जो प्रोक्योरमेंट होता है उसके अतिरिक्त बाहर जो चीज़ें बिकनी हैं उसमें अगर अच्छी कीमत मिल सकती है, क्योंकि अंतर बहुत होता है। सामान्य मानो अनाज है वो 20 रुपये किलो है, 2000 रुपया क्विंटल है, लेकिन उसके जो प्रोडक्ट बन करके और आगे जो उसको रिफॉर्म करके बेचते हैं वो 10,000 रुपया क्विंटल की चीज़ें बन जाती हैं। वो जो आगे उसकी वैल्यू एडिशन है, उस वैल्यू एडिशन का हिस्सा किसान को मिल जाए, इसके लिए उसका प्रयत्न किया जा रहा है। कौन कौन इसका व्यवसाय कर सकते हैं, तो इसमें लिखा कोई भी पैन खाताधारी व्यापारी कृषि उत्पादों का व्यवसाय कर सकते हैं। एफपीओ, कृषि सहकारी समितियां, किसानों के समूह भी बिना पैन कार्ड के व्यापार कर पाएंगे। कृषि उत्पादों के व्यवसाय पर कोई मंडी शुल्क अथवा उपकर देय नहीं होगा। वही सब बातें बार बार इसमें मोटे रूप से आज के ये 2 ऑर्डिनेंस, इसके ऊपर मुझे आपसे बात करनी थी। और मैं आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों से ये अपील भी करूंगा कि वो किसी के बहकावे में ना आए। बहकाने में कुछ वेस्टेड ग्रुप होते हैं जो ऐसे बहकावे की बातें शुरू करते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमारा हर प्रयोग किसी के हित में, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के या किसी समूह के हित में करने के बजाय आम जनता के हित में करने का ज़्यादा रहता है। किसान को हम आम जनता इसलिए मानते हैं कि 70% जो जनता का जुड़ाव है वो किसानी से है, तो इसलिए ज़्यादा बड़े वर्ग के सहयोग के लिए, सहायता के लिए ये हम करते हैं। एक जानकारी और जो देनी है वो ये है कि एक योजना पिछले दिनों में हमने चलाई थी, मेरा पानी मेरी विरासत। उस समय सबको एक उत्सुकता थी। हमने उसके लिए टारगेट तय किया था 1 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर इस बार हम धान न बोएं, ऐसी किसानों से अपील की थी। उसका डे टू डे रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है, अब हालांकि बड़ा एक स्थायी स्थिर आगे हो गया है, अब आगे नहीं बढ़ने वाला। आज की डेट में 1,18,128 हेक्टेयर, यानी 1 लाख से 18,000 हेक्टेयर ऊपर हम चले गए हैं। हो सकता है इसमें 10-5,000 हेक्टेयर बाद में लोगों ने मन बदल लिया हो, या हमारे वेरिफिकेशन में कम हो जाए, क्योंकि हम ये वही आंकड़ा दे रहे हैं जहां धान ना बो करके दूसरी चीज़ें बोई जाएंगी। अब दूसरी चीज़ें क्या बोई जाएंगी ये तो 1,18,000 ने बता दिया, लेकिन इस सारे पर धान था कि नहीं था पिछली बार, सबने ठीक ही यानी रजिस्ट्रेशन किया होगा, फिर भी उसकी वेरिफिकेशन करने का काम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कर रहा है। हमारी कितने हेक्टेयर की हो गई वेरिफिकेशन अभी? 10,000 की हो गई है, लेकिन उसमें समय लगेगा सर, हाँ। क्योंकि अभी मक्के की बिजाई हो रही है, दूसरी नहीं, अभी हमारी 20,000 हेक्टेयर की तो वेरिफिकेशन हो गई है, तो बहुत जल्दी 1,18,000 की 10-15 दिन में हो जाएगी। रेगुलर उस पर सर्वे करके और उसमें जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड है पिछली बार का और मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसके माध्यम से उसको वेरीफाई करके उसको आगे बढ़ाएंगे। कहीं कोई गलत ढंग से आगे ना बढ़ जाए, बस इतना ही उसमें सावधानियां हमने बरतनी है। रजिस्ट्रेशन तो लक्ष्य से ज़्यादा है। किसानों के हित में जैसे बहुत से काम गिनाए जा सकते हैं, उसके अंदर पिछली बार मैंने किसानों के विषय को ही लेकर के इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस समय भी सारे विषय आ गए थे। फिर भी अभी जो ट्यूबवेल्स का काम है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वर्षा के पहले जो हमने कोई लगभग 13-14 हज़ार ट्यूबवेल्स के कनेक्शन दिए हैं सारे हरियाणा में, और अभी 10 हॉर्स पावर से नीचे के जो ट्यूबवेल कनेक्शन उनको अपने आप मोटर खरीदने के लिए कह दिया है।
ताकि उन्होंने अगर पैसे जमा भी कराए होंगे तो उनको इंटरेस्ट समेत वापस कर देंगे और वो अपनी मोटरें खुद सबमर्सिबल मोटरें लाके खरीद सकते हैं। ये हमने किया है। बिजली का जो रेट है उसमें एक नई कैटेगरी हमने एग्रो प्रोसेसिंग की, एग्रो इंडस्ट्री की बनाई है, जिसमें उनका पहले 8 रुपये 8.5 रुपये जो इंडस्ट्रियल रेट लगता था उसकी बजाय 4 रुपये 75 पैसे लगेगा, ताकि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हमारे यहाँ बढ़े। हमने जो एग्रीकल्चर अपने इंडस्ट्री के नाते से 22 के 22 जिलों में इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए हैं, जिसमें अधिकांश जगह पर एग्रो इंडस्ट्रीज़ के क्लस्टर ही बनाए हैं, ताकि बड़ी इंडस्ट्री, अब जो नए नौजवान अपनी बड़ी संख्या में इंडस्ट्री खोलें वो एग्रो इंडस्ट्री में जाएं, खाने पीने की चीज़ों में ज़्यादा आगे बढ़ें, उसकी प्रोसेसिंग में जाएं। किसानों के लिए पशुधन क्रेडिट कार्ड, ये भी शायद विषय पहले आ गया था, वो हमने शुरू किया है। उसमें अभी तक 1,40,000 किसानों ने फॉर्म भर दिए हैं, रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो ये लेटेस्ट 1,40,000 का आंकड़ा है। जो नई हमारी एप्पल मंडी है गन्नौर की, उसका प्रोसेस चालू हो गया है। कल उसका जो कंसल्टेंट है उसका टेंडर है एप्पल मंडी, हाँ एप्पल मंडी, हाँ एक KPMG किसका हो गया, हाँ KPMG कंसल्टेंट जो है वो कल फाइनल कर दिया है, अब उस पर काम करना शुरू किया। हाँ जी, ट्रांजैक्शन एडवाइज़र, तो फाइनल हो गया है टेंडर में गन्नौर की, इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर। हाँ, और एक मंडी जो है एप्पल मंडी वो बनेगी पिंजौर में, पिंजौर की मंडी का भी प्रोसेस चालू कर दिया है। एक विषय और, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग कुछ एंटरप्रेन्योर्स को नया काम करने का अवसर मिले तो एक नए ब्रांड से कुछ एडिबल ऐसी प्रोसेस्ड चीज़ें इकट्ठी बना करके एक वेयरहाउस से डिस्ट्रीब्यूट करके गांव-गांव में, बड़े शहरों में रिटेल काउंटर सेल के ये चलाएं, तो ऐसे 2000 नए काउंटर खोलने की ऐसी प्रोसेस हमारी फाइनल हो गई है। उस प्रोसेस को लॉन्च करेंगे तो ऐसे लोगों से एप्लीकेशन लेंगे जो इसमें काम करना चाहते हैं। उसके अंदर गांव का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान अपने ही गांव में या शहर का अपने ही शहर में वो करेगा, उससे जो ज़मीन उपलब्ध करा सकता है उससे ले लेंगे, वो नहीं उपलब्ध करा सकता तो हम सरकारी ज़मीन के ऊपर उसको कोई ना कोई काउंटर बनाने के लिए उसका व्यवस्था करेंगे और एक मिनिमम आय उसकी वो गारंटी करेंगे। उससे ऊपर अगर आय होगी तो वो कमीशन बेस्ड उसकी आय होगी, वीटा की तरह कह लें। तो वीटा तो एक आइटम है, यानी दूध की आइटमें हैं, लेकिन उसमें कई प्रकार की आइटम्स रखी जाएंगी। जैसे दूध की बनी आइटम होंगी, उसमें वीटा के साथ हम आसपास के स्टेट्स के भी उसमें आइटम रखेंगे, अमूल का भी रखेंगे, विरका का भी रखेंगे, APMC का हिमाचल का जूस है वो भी रखेंगे। कोई हमारे यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसका सर्टिफिकेशन करा करके उसकी क्वालिटी मेंटेन करते हुए, जैसे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत सी आइटम्स बनाती हैं, उनको जो सील्ड होंगे और एक क्वालिटी टाइप होंगे। हाँ, सेल काउंटर खाने पीने की एडिबल नहीं, वो जो सरकारी सामान यानी उसको तय तो हमारा डिपार्टमेंट ही करेगा, लेकिन तयशुदा चीज़ें ही बेचेगा और नहीं बेचेगा। उसमें हरियाणा सरकार से जुड़ी हुई चीज़ें वो होंगी, बाकी स्टेट्स की जुड़ी भी होंगी, पब्लिक से भी कुछ चीज़ें अगर होंगी जो खास करके हाउस होल्ड टाइप इंडस्ट्री बनाती है वो भी होगी, जो आम जनता के काम में आती है, गरीब जनता के काम में आती है, गांव में काम में आती है, ऐसी चीज़ें। अभी नाम उसका हरित नाम आ रहा है कि हरित ब्रांड से नाम उसका करें, लेकिन चलिए आप लिख लें बेशक, इसको टाइम से पहले बता दिया। हाँ, पानी भी उसमें होगा। पानी का जो हम अपना नया ब्रांड लेकर के आएंगे वो भी हमारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट उसके ऊपर काम कर रहा है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का एक सेल काउंटर है, जैसे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ही है, हैफेड भी, लेकिन हैफेड अपने वहाँ केवल हैफेड की चीज़ें बेचते हैं। ऐसे काउंटर पर वो हैफेड के तो थोड़े बहुत काउंटर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, सारे प्रदेश में कितने होंगे, 20-30 होंगे,
लेकिन ये 2000 काउंटर होंगे, इनमें ऐसी सब चीज़ें, हैफिड की भी चीज़ें उस पर रखी जाएंगी। ये कमजोर क्यों नहीं है पैरेलल, जैसे बीटा है, बीटा के पैरेलल एक और अगर मान लीजिए आउटलेट खुलता है आप जिसका टेस्ट जैसा है कंपटीशन आएगा। अगर वेरका अच्छा लगेगा तो वीटा वालों को सोचना पड़ेगा, अमूल अच्छा लगेगा तो सबको सोचना पड़ेगा। देखिए कोऑपरेटिव 2000 लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि रोजगार का, और फिर कम कीमत पर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है लोगों से परचेज बाइंग जो एक होती है ना, हर आदमी अपनी बाइंग, इतना छोटा आदमी नहीं कर सकता। एक गांव का कोई भी आदमी वो बाइंग के लिए बड़ी कंपनी से जाकर बाइंग नहीं कर सकता, वो किसी होलसेलर से लाएगा। वो जो मार्जिन होते हैं, बहुत बड़े बड़े मार्जिन होते हैं। सरकारी तौर पर जब चीज़ों को इकट्ठा करके और उसको सप्लाई किया जाएगा तो एक सप्लाई चेन बनेगी। तो हमारा कॉर्पोरेशन का इसलिए इसमें योगदान है हाँ, कि वो सस्ती चीज़ें, हाँ उनको चीज़ें वही होंगी, लेकिन चीज़ों को बार्गेन कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट करेगा। सुपर बाजार पे सुपर बाजार का नया रूप कह सकते हैं, गांव शहर सब में। ये कब तक 15 अगस्त को कर देंगे, 1 नवंबर से कर देंगे? चल रही है जी जनाब, जल्दी बताएंगे। लेकिन इसको हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो है वो इसको टेकअप करेगा, उसके तत्वाधान में चलेगा। वो पानी कब तक आ जाएगा ये मार्केट में? चल रही सारी चीज़ें। अभी तो प्लान आपको बताया कि ये हम जल्दी खोलने जा रहे हैं, और जब इसकी लॉन्चिंग की डेट आएगी वो भी आपको बताएंगे। सीएम साहब, एक मेजर कंसर्न ये है कि कोविड-19 जो है वो कहीं ना कहीं जो सामने आ रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन हालातों में हरियाणा प्रदेश की ओर से क्या कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स जो है पहले जो लिए गए हैं और आने वाले समय के लिए क्या कुछ तैयार है? देखिए जहाँ तक कोविड की बात है, अब लेटेस्ट मैं आज आपको बताता हूँ, हमारी जो सारी स्थिति है बहुत ही पॉजिटिव वे में मैं समझता हूँ। पिछले दिनों में एक बार तो थोड़ी ऊंची हो गई थी चीज़ें, लेकिन अब काफ़ी कुछ ठीक दिशा में आ रही हैं, क्योंकि उसका जो हमारा पॉजिटिव, ये जो हमारा रिकवरी रेट है, ये रिकवरी रेट अब 75.48 हो गया। जो एक बार 30-32% पर चला गया था रिकवरी रेट, अब 75% हो गया। ठीक है, कुछ स्टेट्स 2-3-4 स्टेट्स इससे ज़्यादा ऊपर भी हैं, 80% तक भी गया है, लेकिन हमारा रिकवरी रेट अच्छा हो गया है। मोर्टेलिटी रेट जो है आइडियल तो 1 से नीचे आना चाहिए, अभी 1.32 है। जो 1.89 हो गया था, 1.9 हो गया था, तो वो 1.32 हो गया। हमारी जो टेस्टिंग है वो बहुत अच्छी हो गई है, लगभग 14-15 हज़ार के आसपास टेस्टिंग हो गई है पूरे स्टेट की। और ख़ासकर के जो 4 ज़िले हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और रोहतक, 5वां रेवाड़ी भी थोड़ा सा उसमें बढ़ गया आगे, तो इन स्थानों के चीज़ें हम काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ 3-3 हज़ार की टेस्टिंग हो गई है, और 3,000 में टेस्टिंग में मात्र 100, 110, 120 इतने ही पॉजिटिव निकल रहे हैं। जितना टेस्टिंग ज़्यादा होगा उतना एक बार तो ये संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई है इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पॉजिटिव नहीं है। तो किसी को तकलीफ ना आए, हम यहाँ भी बैठे हैं तो सब अपने आप में मस्ती में काम कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट हो जाए सबका तो पता लगे। इसलिए टेस्टिंग की स्पीड, ये एक विचार ये चल रहा था पिछले दिनों में कि जो एनसीआर के इलाके हैं इनके बॉर्डर दोबारा सील या फिर इन इलाकों में कर्फ्यू की स्थिति, क्या इस पर सरकार विचार कर रही है? अगर है तो कब से ये जो है, क्योंकि दिल्ली को बताया जा रहा है कि दिल्ली से जो एनसीआर के इलाकों में केसेस ज्यादा बढ़ फैल रहे हैं। दोस्तों 850-900 पेशेंट्स पर डे आने लगे हरियाणा में। तो कोई कर्फ्यू का है कि कोई लॉकडाउन का या कर्फ्यू का कोई क्या? देखिए अभी हमने विचार किया है, अभी तुरंत तो इस ओर नहीं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराया जाए, मास्क पहनने का अभ्यास लोगों का करवाया जाए, और सावधानियां लोग ज़्यादा बरतें, काढ़ा ज़्यादा पिएं, और टेस्टिंग ज़्यादा करें, और लोग जो है इस भय में से थोड़ा सा अलग हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि एक बार चीज़ें अब सारी एक लाइन पर आई हैं। आज हम कर्फ्यू लगा करके फिर उस प्रकार का पैनिक क्रिएट करना, इसका कोई अर्थ नहीं है। और अब कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जिन लोकेशंस पर ही ये ज़्यादा टेस्टिंग करने के बाद ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी जिला है, एक छोटे छोटे पॉकेट हैं उसमें, और छोटे पॉकेट में कोई लॉकडाउन लगाने का कोई अर्थ नहीं है। वहाँ तो कंटेनमेंट जोन, एग्रेसिव कंटेनमेंट जोन, इस नाते से हमने इसको संज्ञा दी है कि ज़्यादा स्क्रीनिंग हो, ज़्यादा वहाँ के लोगों को जो घर में रह करके और उसमें सामान उनका पहुँचाया जाए, उनको मास्क, उनको
आयुर्वेद की चीज़ें पहुंचाई जाए, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, ताकि वहाँ रुक जाए। अगर हम करते भी हैं तो जनता तो जो मानो फैक्ट्री में नहीं जाएगी, वो अपने घर में बैठेगी, और उन्हीं कॉलोनियों में ज़्यादा ये फैल रहा है। अब उन कॉलोनियाँ इतनी बड़ी बड़ी को खाली करके बाहर कर नहीं सकते हैं, तो अब तो एक प्रकार से जितने टेस्ट ज़्यादा हो जाए उन कॉलोनियों में, फैलना बंद हो जाए, परसेंटेज कम हो जाए, इस ओर आगे चल रहा है। रैपिड टेस्टिंग भी हम कर रहे हैं। ज्यादा टेस्टिंग के लिए भी क्या रैपिड टेस्टिंग अब 15-20 मिनट, कितने टाइम में हो जाती है? 20 मिनट में एंटीजन टेस्टिंग हो जाती है। अब वो समय निकल गया कि जब 3-3 दिन में टेस्ट होता था, यानी उसका रिजल्ट मिलता था। तो ये अध्यादेश को लेकर के जो आपने विषय यहाँ पर रखा है, उस पर कुछ किसानों का और कुछ आड़तियों का ये कहना है कि जो आलू, प्याज, दलहन, तिलहन है, उनके भंडारण को लेकर के छूट दे दी गई है। छोटा किसान उसका भंडारण नहीं कर पाएगा, जबकि जो दूसरे लोग हैं उसका भंडारण करके काला बाजार करेंगे। इसके अलावा जो पेमेंट है वो डायरेक्ट बैंक के थ्रू देने की बात की जा रही है। इसमें किसानों में ये डर है कि वो जो पेमेंट बैंक के थ्रू मिलेगी उसमें जो ब्याज है या कुछ और कटौती करने का बैंक को हो जाएगा। इस बात को लेकर के किसान इसके विरोध में प्रोटेस्ट की बात की जा रही है। ऐसा है, पहली बात तो ये है कि बैंक का सारा सिस्टम पारदर्शी है। बैंक के सिस्टम में कोई उसको ब्याज पड़ता नहीं है। जो दिया जाता लोन, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन दिया जाता है, वो आज भी किसान को 0% है। 7% का ब्याज होता है, 7 में से 3% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 4% स्टेट गवर्नमेंट देती है, इसलिए उनको कोई ब्याज पड़ता नहीं है। हाँ, अगर वो डिफॉल्टर हो जाता है फिर उसको ब्याज पड़ता है। आज वो क्या करता है कि पैसा तो उसका आड़ती रोक के रखता है, उसका बैंक में पैसा जाता नहीं है, बैंक में डिफॉल्टर चला जाता है। अगर वो बैंक के माध्यम से रोटेशन करेगा तो फिर उसको आड़ती के पास करने की जरूरत भी नहीं है। को एक परेशानी तो होगी ही कि आज वो आड़ती 2 नंबर का काम करके और उसको पैसे बनाए रखता है, दिए रखता है। लेकिन अब हमने ये कह दिया कि जो एग्रीमेंट करेगा, अगर उसने पैसा एडवांस किया हुआ है तो उसका पैसा काट सकता है। हाँ, लेकिन वो बैंक के द्वारा ही एडवांस होगा, पारदर्शी होगा। किस आड़ती ने, किस व्यक्ति ने कितना पैसा किसान को दिया, ये पारदर्शी होगा। आज किसान के साथ सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि सिस्टम पारदर्शी नहीं है। अभी हमने इस बार छूट दी, किसान आड़तियों का आगे पैसा हम सारा किसान का आपको देते हैं, आप उससे कंसेंट ले लो कि कितना पैसा आड़ती का है काटना है, उतना काट के बाकी बैंक में जमा करा दो। अब तकलीफ क्या हुई? तकलीफ ये हुई कि ये पैसा तो हमने उचंती में दे रखा है, अब उचंती का कैसे उससे बैंक से कटवाएं। अब इन चीज़ों को तो ठीक करना पड़ेगा ना। उचंती में कौन कितना ले रहा है, कितना दे रहा है, हमारा किसान भोला भला पिस रहा है, तो कोई कमाए अच्छा है, ऐसा नहीं कि नहीं कमाए, लेकिन पारदर्शी तरीके से कमाए। कमीशन भी कोई लेता है, ब्याज लेता है, तो पारदर्शी तरीके से ले। किसान को भी पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ कितना ब्याज देना पड़ेगा, वहां कितना देना पड़ेगा। भंडारण का विषय यह है कि किसान को, चाहे छोटा किसान हो, उसको भी भंडारण की इतनी सुविधाएं मिलेंगी कि भंडारण केवल बड़ा आदमी कर सकता, छोटा नहीं कर सकता। गांव का किसान भी, छोटा भी अपने आसपास की जगह पर जाकर के भंडारण की सारी व्यवस्थाएं, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्थाएं, उसका उपयोग कर सकता है। और जैसे मैंने बताया, जितना भंडारण करेगा उसके बदले में 1% उसको पैसा मिल जाएगा किसान को अपने उपयोग करने के लिए। इसलिए भंडारण केवल बड़े लोगों का विषय है, छोटों का नहीं है। छोटा भी कर सकता है, आलू का भी कर सकता है, टमाटर का भी कर सकता है, प्याज का भी कर सकता है, सब चीज़ का भंडारण कर सकता है। अपने घर में कर सकता हो तो घर में करे, कोल्ड स्टोरेज में करना वहां करे। हाँ, यदि बिक्री में उसको ठीक रेट मिलता है तो तुरंत अपना बिक्री करेगा। बाद में जो भंडारण करने वाले वो ले जा करके भंडारण भी करते हैं, तो वो अपने खर्चे को निकाल करके और थोड़ा जो मार्जिन उसने लेना है उस हिसाब से मार्केट में बेचेगा। तो इसलिए मार्केट में तो जो चीजें, जरूरी चीजें हैं, वो तो गरीब आदमी को सरकार दे रही है, और जिसने खरीदना है वो अपने सिस्टम से सारा खरीद बेच होती है, ओपन मार्केट है, सब खरीदते हैं। सर, थोड़ा सा अलग है। अब जैसे प्रदेश अध्यक्ष वाला मसला निपट गया है, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, डिप्टी सीएम साहब ये कह रहे हैं कि जल्दी हम मंत्रिमंडल विस्तार है, और आपकी तरफ से इसका क्या? चलिए, ये एक मंत्रिमंडल का विस्तार, दोनों पार्टियों के लोग, नेता हमारे बैठेंगे और बैठ करके अगर कोई फाइनल करना हो तो कर लेंगे। उसमें क्या, आखिर हमारे 2 मंत्री बनने हैं, गुंजाइश है। वो आज बनाए, 2 महीने बाद बनाए, 6 महीने बाद बनाए, साल बनाए, ना बनाए तो 12 मंत्रियों सरकार हमारी चली रही है। आपने हर वर्ग को रिलीफ दिया है। अभी जो व्यापारिक वर्ग है वो ये कह रहा है कि 2 महीने 3 महीने जो उनकी दुकानें बंद रही, उसका बिजली का बिल माफ किया जाए।
तो कोई ऐसी योजना है कि बिजली का बिल आ रहे हैं आप उनके, तो बिजली के बिल 3 महीने जिसकी दुकान बंद है वहाँ लाइट तो फूकी नहीं, नहीं सर, वो पंखा तो चला नहीं, वो जो एक जो एवरेज बिल है वो आया है। कोई नहीं आता। जिसका मीटर नहीं चलता उसका नहीं आता। हाँ, फिक्स चार्ज जो है, हाँ फिक्स। हाँ, तो मिनिमम चार्जेस देखिए दुकानों को इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, वो इंडस्ट्री के ज़्यादा होते हैं। इंडस्ट्री का हमने 25% 3 महीने के लिए फ्री किया है। 25% उनका 3 महीने के लिए, यानी 40,000 रुपये तक जिसका है उसका तो 10,000 रुपये माफ़ कर दिया। 40 से ऊपर जितना भी है उसका 25% कर दिया। मार्च का भी किया, अप्रैल का भी किया, मई का भी किया। हाँ, यदि उनका बिल 50% खपत से ज़्यादा आया है तो माफ़ नहीं है, क्योंकि अगर खपत ही की है इसका मतलब काम चला है उनका। जिनका बिल 50% से कम आया है इसका मतलब उनका काम नहीं चला है, उनको बंद ही रखा उन्होंने, तो उनका माफ़ किया। हर वर्ग को राहत दी है, व्यापारी वर्ग को सबको दी है। देखिए, राहत का मतलब ये होता है, जिसने राहत देनी होती है उसकी जेब में क्या है वही बांटना होता है, किसी दूसरे जेब से निकाल के नहीं बांटना होता, ठीक है ना। हमारी जेब में जितना है और बांटना होता तो पहला फर्ज क्या होता है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पहले उसको दे। हमने सब गरीब परिवारों को, 16 लाख परिवारों को 3 से 5,000 रुपये मासिक, शायद 3 का भी 4,000 हो गया होगा उमाशंकर जी, 3 वाला तो नहीं रहा, 4,000 हो गया सबका। फाइनेंशियल असिस्टेंस फाइनेंशियल असिस्टेंस सर 5,000 दिए हैं 3 वर्गों को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, दूसरे जो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, उसमें सर 4,000। उसमें 4,000 गया, तो किसी को 4,000 किसी को 5,000, ऐसा करके 16 लाख लोगों को हमने सहायता की है। 16 लाख लोगों का मतलब ये होता है कि अगर एक विधानसभा का मैं हिसाब लगाऊं तो 18,000 लोग, यानी हर बूथ पर 100 लोग, तो एक बड़ी संख्या है जिनको सहायता की है। फिर ऐसे ही राशन में जितना राशन पहले जाता था वो तो सब, जो न्यूनतम राशि भी ली जाती थी वो भी फ्री कर दी 3 महीने के लिए, तो 2 रुपया, 3 रुपया, 1 रुपया वो भी फ्री कर दिया। और इसके अलावा 5 किलो पर व्यक्ति, वो जो केंद्र की योजना है उसको हमने फ्री दिया, वो नवंबर तक चल रहा है, अभी फ्री है गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। तो इसलिए जिनको बांटना उनको खूब बांटा है, और बांटना उसी को जिसकी वास्तव में यानी हैंड टू माउथ पोजीशन होगी डे टू डे, और जो अपने सिस्टम को चला सकता है। अब बहुत लोग ऐसे हैं, साल में अगर 3 महीने नहीं कमाया तो अपना चला सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चला सकते। ये एक राष्ट्रीय आपदा है, केवल कुछ व्यक्तियों की आपदा नहीं है। ये आपदा प्रदेश सरकार भी आई है। प्रदेश सरकार का भी एक साल भर का जो टोटल हमारा रेवेन्यू आना था उसमें 12,000 करोड़ रुपया कम हुआ। अब वो जो हर महीने का जो पैरेलल आना चाहिए वो मुझे लगता है जुलाई में अब हम एट पार आएंगे। जून में भी 500-700 करोड़ रुपया कम हुआ, मई और अप्रैल में, मार्च में, इन तीनों महीनों तो काफ़ी कम हुआ। तो इसलिए वो पैसा अगर कम आएगा तो जो ज़रूरी है खर्चे वो तो करना ही पड़ेंगे। अगर वो नहीं किए और वैसे ही बांटना शुरू कर दिया तो वो कपड़े फाड़ देंगे। हाँ सर, आपने फाइनेंशियल जो क्राइसिस था उसमें आंकड़े दिए थे, हाँ, जो रेवेन्यू लॉस था, अब क्या स्थिति है? अब तो जेब में काफी आ गया। नहीं, मैंने बताया जुलाई का महीना एट पार विद जुलाई 2019, जुलाई का महीना पार आ गया हमारा। उसमें हर चीज़ जितनी उस चल रही थी उस स्पीड से, चाहे वो एक्साइज है, चाहे वो GST है, चाहे वो वैट है, वो सारी चीज़ें एट पार आ गई हैं। बिजली खपत जो है वो भी, क्योंकि बिजली खपत में एक पैरामीटर होता है कि हमारी बिजली की पिछले बार खपत कितनी थी, इस महीने में इस बार कितनी है, वो भी लगभग पार आ गई 95%। वो उसको ऐसा मानना चाहिए कि 2-4-5% तो किसी महीने ऊपर नीचे वैसे भी हो सकती है। और इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट यात्रियों की संख्या ये अभी कम है, अभी 1 लाख पर डे, कितना ऐसे ही बताया था जी, 1 लाख से ऊपर, 1 लाख के लगभग पर डे, जो अभी पिछली बार से कुछ ना कुछ 30-40% कम है अभी। तो कभी जो आप कहें वो कह देता हूँ, जो आप कहें वो कह देता हूँ। धनखड़ जी हमारे प्रदेश के नए अध्यक्ष बने हैं, आज ही बने हैं, और बहुत ही संगठन के पुराने हमारे यानी चीज़ों को बहुत बारीकी से जानने वाले एक नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय स्तर तक उन्होंने दायित्व निभाए। भारतीय जनता पार्टी में भी उन्होंने जिला स्तर से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक सारे दायित्व निभाए। वो कभी जिलाध्यक्ष भी रहे, प्रदेश के महामंत्री भी रहे, राष्ट्रीय सचिव भी रहे,
किसान मोर्चा के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, और हिमाचल प्रदेश में तो वो सह प्रभारी थे जब मैं वहाँ संगठन मंत्री था 3 प्रदेशों का, तो उस समय वो सह प्रभारी वहाँ रहे। हमने इकट्ठे मिल करके प्रदेश में, जब वो महामंत्री थे मैं महामंत्री संगठन था, वो हिमाचल में सह प्रभारी थे, मैं संगठन मंत्री 3 स्टेट्स का था। तो ऐसा करके हमने इकट्ठे खूब काम किया है। अभी पिछली सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और उस नाते से उन्होंने कई डिपार्टमेंट्स से, एग्रीकल्चर है, सिंचाई है। हमारे यहाँ किसी को पता नहीं होता। मुझे भी नहीं, मुझे भी जब मैं मुख्यमंत्री बना 2014 में सुनिए, तो जो आपको पता ही और क्या पूछ रहे हो। कि आपने किसी एक पर्टिकुलर नाम पे विरोध किया, एक पर्टिकुलर नाम को बुलवाने के लिए बहुत पहले की वहाँ पर अमित शाह जी ने मिले, प्रधानमंत्री जी ने, ऐसी खबरें छपी आपने पढ़ी होगी। किसी को रुकवाने के लिए आपने भेज दिया, आपने पार्टी के नेता को, आपको पढ़ते थे ऐसी खबरें जो देखिए वैसे तो एक घर के विषय हैं सारे ये, लेकिन हमारे यहाँ ना कोई इतना विरोध किसी का होता है, ना इतना कोई बहुत आगे जा करके कोई लॉबिंग होती है और कोई समर्थन होता है, ऐसा नहीं होता है। एक कंसेंसस के रूप में, और कोई एक आदमी के हाथ में भी नहीं होता। अगर एक आदमी के हाथ में होता तो आज से 2 महीने पहले हो जाता। ये एक चर्चा होती है, परामर्श होते हैं, प्रमुख टीम के नाते से जो लोग होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी ऑब्जर्वर भी आते हैं, और सबका कोई एक मत बनता ऐसा नहीं है। लास्ट में हम केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ देते हैं कि ये प्रमुख नाम है, इनमें से जिसको करना कर दीजिए। अब मैं पिछली बार मैं गया था, मैं सबको मिल के भी आया, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिला, मैं होम मिनिस्टर को, अमित शाह जी को मिला, मैं प्रधानमंत्री जी को भी मिला, और अल्टीमेटली सबने आखिर जब मिलते हैं तो कोई बातें तो होती हैं, थोड़ी कि चुप करके जाएंगे, चुप करके आ जाएंगे, तो सारी बातचीत होती है। बातचीत में से अंतोगत्वा आज हमको सुबह फ़ोन आया जब ये नियुक्ति हुई उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि ऐसा हम निर्णय कर रहे हैं। मैंने कहा स्वागत है। उसके बाद आधे घंटे बाद घोषणा हो गई और हमने ओम प्रकाश धनखड़ जी को बधाई दी। मैंने पूछा कहाँ है, कि तो मैं झज्जर हूँ। यानी पता माने किसी को ही पहले नहीं होता पता कि भी आज आप बन रहे हैं इसलिए आप तो खड़े होकर के और खड़े होकर के कुछ भी करना शुरू करो। ये तो पता ही है, क्यों नहीं, आखिर वो तो सारी बातें हमारे सामने होती हैं, क्यों नहीं पता होता। लेकिन हमारे सारे कार्यकर्ता संगठन से हटके एक सवाल है, पीटीआई टीचर्स की लगातार जो बात चल रही थी उसके अंदर री-एडवर्टाइज की एसएससी ने पोस्ट की, उनका विज्ञापन किया, और जो सेलेक्ट हुए थे उनके लिए ये कहा गया कि वो भी टेस्ट देके उसका प्रक्रिया के हिस्सा बन सकते हैं। 2 दिन पहले भी ये कह रहे हैं कि जो पीटीआई टीचर्स थे वो कह रहे हैं कि हम टेस्ट नहीं देंगे, हमें चाहे किसी भी तरीके से कोई प्रक्रिया हो, टेस्ट नहीं देंगे। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही है और उसकी जिम्मेदारी आगे हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के हिसाब से काम सारे कर रहे हैं। उधर बातचीत भी सब लोग हमारे से करते हैं, तो हम तो यही उनको कहते हैं कि इसमें या तो जो चयन करने वाला जो उस समय का समूह था, अब उस समूह में कमीशन भी है, उस समय का बोर्ड, उस समय कहते थे कि उस समय कमीशन कहते थे, उस समय कमीशन हो गया था, तो वो कमीशन था। फिर उस कमीशन को हिदायत देने वाले कुछ लोग रहे होंगे जिनके आधार पर कमीशन ने अपना बार बार स्टैंड बदला। अब उस कमीशन के लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई है। अल्टीमेटली जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो बताएंगे कि हाँ हमने किन परिस्थितियों में इशारा किया था। अल्टीमेटली दोषी तो है ही है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक नॉर्म तय कर दिए हैं कि अब आगे ये करना है। वो सारा होने के बाद कोई बात हमारे हाथ में होगी तो हम देखेंगे। आपने कमेटी बनाई हुई है, उसका क्या स्टैंड है? वो बातचीत करने के लिए उनको कहा था भी 3 लोग आपसे बातचीत कराएंगे। नहीं, वो बातचीत तो उनसे करेंगे, बातचीत करने के बाद उनकी ओर से क्या विषय आएगा और हम क्या कर सकते हैं तो उनको बता देंगे। इसमें सर कहीं से ये बात भी निकल के आ रही है गेस्ट टीचर्स की तरह उनको विटनेस करेंगे। देखिए, गेस्ट टीचर का विषय कुछ और था। गेस्ट टीचर का विषय नियुक्ति नहीं थी, वो किसी नियुक्ति को रद्द नहीं किया था। वो तो एक गेस्ट टीचर यानी बिना किसी नियुक्ति के प्रक्रिया अपनाए हुए उन लोगों को रखा गया था। वो आज भी टेम्परेरी यानी एक प्रकार से वो पक्के एम्प्लॉय नहीं है, उस समय भी पक्के एम्प्लॉय नहीं थे। उनको तो हमने ये कहा कि ठीक है अभी हमारी ज़रूरत है, हम आपको रखेंगे और आपको आखिर तक रखेंगे। इनके विषय में दूसरा विषय था। इनके विषय में तो उस नियुक्ति को रद्द किया, नियुक्ति कर दी गई थी उसको रद्द किया, उसके अंदर खामियां पा करके, और जो रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसको एज इट इज नियुक्ति नहीं माना जा सकता। आज ये बिना नियुक्ति के हैं,
बिना नियुक्ति वालों को नियुक्ति करने का एक प्रोसेस तय कर दिया। अब उस प्रोसेस में 22,000 लोग उस समय थे, अब जो है 13,000 लोग आए हैं, तो 9,000 लोग तो भाई नहीं, वो तो अपने अपने काम में लग गए जहाँ गए। अब इन 13,000 में हमको ये लगता है कि ज़्यादातर लोग यही पास होंगे, क्योंकि बाकी लोगों का तो अनुभव नहीं है ना। जब जितने भी लोग हैं ये तो, हाँ नहीं अप्लाई तो उन्होंने कर दिया 13, हाँ नहीं इन 13,000 में भी जो लोग लगे हुए थे इनका एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस के आधार के ऊपर कल को ये पास होने की गुंजाइश तो इन्हीं की है ना। जो मानो कुछ कर ही नहीं रहा या कहीं मानो दुकान कर रहा है, खेती कर रहा है उस समय का, क्योंकि उनके पास पहुंच गया, एक पत्र पहुंच गया कि भाई आप भी फार्म भर सकते हैं, दे सकते हैं, तो मन में इच्छा तो होती है शायद लग जाए, तो इसलिए बाकी लोगों ने भी फार्म भरने की सहमति, अपना पेपर देने की सहमति दे दी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं सामान्यतः यही पास होकर के आगे लगेंगे, ऐसा बाई सर्कमस्टांशियल सिस्टम मुझे लग रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्यादेश लेके आए सरकार और हम समर्थन करें। भाई फिर वही बात है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अध्यादेश लेके आएंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और एक सामान्य एक प्रक्रिया के पद्धति का, उनको तो डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कल को उंगली हमारे ऊपर ना उठ जाए, वो तो कुछ भी कहेंगे। और उनको तो क्या कि दूध का जला, उनको तो पता है कि एक मुख्यमंत्री। धन्यवाद। धन्यवाद।